और बात गुजरात की, क्योंकि हलचल वहीं पर तेज है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कल अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया, सबको हैरान कर दिया। अब सवाल यह है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज दोपहर गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नए सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है। अब बात उन चेहरों की जरा करते हैं जिसे गुजरात जैसे अहम सूबे की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिस पर 2022 में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। गुजरात में विजय रूपाणी की विदाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सूबे का नया सीएम होगा कौन। गुजरात जैसे अहम प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विजय की जिम्मेदारी किस नेता को मिलेगी और क्या नया चेहरा बीजेपी में बदलाव की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कुछ नेताओं के नामों पर भी चर्चा चल रही है। सबसे पहले बात उन चेहरों की जो गुजरात के सीएम पद की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम नितिन पटेल का है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल सूबे के बड़े पटेल नेता हैं। उत्तर गुजरात के पटेल समुदाय पर नितिन पटेल की मजबूत पकड़ है। पिछली बार आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद भी सीएम पद के लिए वो चर्चा में थे। ऐसे में चर्चा है कि विजय रूपाणी के एकाएक इस्तीफे के बाद नितिन पटेल की किस्मत खुल सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का है। सौराष्ट्र क्षेत्र से आने वाले मंडाविया मोदी कैबिनेट के युवा चेहरे हैं। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। 2016 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2012 और 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 28 साल की उम्र में विधायक बने। 2002 में सबसे कम उम्र के विधायक बने। सौराष्ट्र के भावनगर से आते हैं मंडाविया। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय मंत्री को एक बार फिर गुजरात भेजा जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मंडाविया को कैबिनेट विस्तार के दौरान गुजरात से दिल्ली भेजकर स्वास्थ्य विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये जिम्मेदारी उस वक्त सौंपी गई है जब देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर था। इस दौड़ में तीसरा नाम गोवर्धन जडाफिया का है। 2002 दंगों के वक्त गृह राज्य मंत्री थे। पहली बार 1995 में विधायक बने। 2007 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 2014 में फिर बीजेपी में शामिल हुए। कभी पीएम मोदी के विरोधी रहे। इसके अलावा बीजेपी के पास एक विकल्प सीआर पाटिल है, जो कि इस वक्त गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीआर पाटिल को पीएम मोदी का सबसे करीबी भी माना जाता है। इन सब के बीच एक बड़ी समस्या जातीय समीकरण है, जिसे साधने में विजय रूपाणी पूरी तरह से असफल रहे। रूपाणी जैन बनिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी गुजरात की आबादी में हिस्सेदारी 5% है। 2016 में रूपाणी को न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया गया था। रूपाणी से पाटीदार आंदोलन का गढ़ रहे सौराष्ट्र में अपना दबदबा बढ़ाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन बीजेपी का यह दांव खास नहीं चला और 2017 चुनाव में सीटें 2 अंकों पर आ गईं। जिसे बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने पाटीदार नेता मंडाविया को केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम पद दिया। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार कुर्सी पर कोई पाटीदार नेता बैठ सकता है। अहमदाबाद से गोपी घंगर और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। अब बात मुंबई की, जहां दरिंदगी की इंतहा हो गई। हैवानियत ने दिल दहला दिया। एक महिला के साथ ऐसा बर्बर सलूक हुआ कि रूह कांप उठी। आखिरकार अस्पताल की वेंटिलेटर पर ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया, जो अपने साथ कई सवाल छोड़ गई। आखिर कब थमेगी महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी? आखिर देश की और कितनी बेटियां निर्भया बनती रहेंगी? सीसीटीवी में कैद हैवानियत की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। रात के 3:कुछ का वक्त है। मुंबई की एक रोड के किनारे ये दरिंदा महिला पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। मुंबई में इस दरिंदे ने 32 साल की महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की कि किसी की भी रूह कांप जाएगी।
कैमरे में कैद तस्वीर के मुताबिक ये दरिंदा काफी देर तक महिला के साथ इसी तरह वैश्यपन के साथ वार करता रहा। इस दरिंदे ने महिला के साथ रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड से कई बार हमला किया। खून से लथपथ महिला को यह दरिंदा एक टेम्पो में फेंक कर भाग गया। राहगीरों ने पुलिस को खबर की। इसके बाद बेहद गंभीर हालत में उसको अस्पताल ले जाया गया। कई घंटों तक ये महिला मौत से जूझती रही। आखिर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 32 साल की महिला की हालत बेहद गंभीर थी। उसकी कुछ सर्जरी भी की गई, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं था। आखिर करीब 12 बजे उसने दम तोड़ दिया। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर में पूरा किया जाएगा और ऑनरेबल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे और वहाँ पे इस गुने का जुडिशियल ट्रायल चलेगा। इससे पहले मुंबई के मेयर किशोर पेडनेकर ने भी अस्पताल जाकर पीड़ित के बारे में जानकारी ली। जिस नागरिकों ने फोन किया वो कह रहा था कि कुछ झगड़ा चालू है, तो मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए बहुत ही जो हमारे पुरुष है उनमें क्रूरता बहुत बढ़ रही है। ऐसी क्रूरता क्यों बढ़ती है? और जो जिस तरह की उनकी हालत थी, प्राइवेट पार्ट उसका बहुत ही डिस्टर्ब था। उसकी आंतड़ी क्या बोलते उसको, वो सब बाहर आई थी। ब्लड बहुत ही लॉस हुआ था, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत था। इस घटना के बाद मुंबई की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। बीजेपी ने 3 घटनाओं का हवाला देकर उद्धव सरकार पर हमला बोला। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दरिंदगी के आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज उसके खिलाफ सबसे दमदार सबूत है। इसमें वो महिला को टेम्पो में फेंकने के बाद 7 मिनट तक टेम्पो में रहा और फिर फरार हो गया। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।